मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इंटीग्रेशन डिफिकल्ट नहीं है। इंटीग्रेशन जब डिफिकल्ट लगेगा जब आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता होगा। अगर डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अब मान लो किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ गया, अरे सर हम यहाँ से यहाँ तक तो पहुँच गए, अगर मुझे मान लो यहाँ से लेकर वापस यहाँ पर आना हो तो फिर मैं क्या करूँगा। ये पुरानी कहावत है, शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अगर कभी वृंदावन गए होगे तो वहाँ सुनी भी होगी कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। ऐसी सेम चीज़ इंटीग्रेशन में भी होती है कि अगर आपको इंटीग्रेशन में रहना है तो इन फॉर्मूलों को रटना है। फ्लो बन रहा है इंटीग्रेशन का, मज़ा आ रहा है इंटीग्रेशन करने, वास्तव में मज़ा है। इंटीग्रेशन पूरा समझ में आ गया। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यार अच्छे से होना चाहिए, तो इंटीग्रेशन फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। पूरा हर क्वेश्चन में कभी कभी 4-4 फॉर्मूले लग जाते हैं। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, क्वेश्चन थोड़े बड़ा विकराल रूप लेना स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ बच्चों को बस क्वेश्चन डिफिकल्ट इस वजह से लगेगा कि बच्चों को बस फॉर्मूले और आइडेंटिटी याद है। कैलकुलेशन कुछ नहीं है, प्लस माइनस लॉग के नॉर्मल छोटे मोटे फॉर्मूले लगने वाले आगे चल के, वो तुम्हें याद होना चाहिए बस। हर बार बोलता हूँ कि भाई इंसान बड़ी बेशरम चीज़ है, उससे बड़ी बेशरम कोई चीज़ है नहीं है। क्वेश्चन बेशरम नहीं हो सकते, वो हम पे हावी नहीं हो सकते, हम उनके ऊपर हावी हो सकते हैं। अगर वो हमें समझ में नहीं आया तो इसका मतलब समझ जाना कि हमारे अंदर कमी है। सी से स्टार्ट होते हैं, उसमें माइनस लगाते हैं। अब मैंने पूछा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो आंसर क्या आएगा, कॉज एक्स। कॉज किससे स्टार्ट हो रहा है, तो माइनस लगा। समझ में आ गया ना। तो अब कहानी पल्ले पड़ गई, अब माहौल बन गया आग लगाने वाला, बन गया माहौल। समझ में आ गया ना क्या माहौल बना यहाँ पर। हाँ बिल्कुल सही बात है। आज ये बॉर्नवीटा पी कर आई, आज इसकी शक्तियाँ जो काम कर रही हैं, नहीं उसने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ऐसे ही होगा ये। डॉक्टर की कहानी इस चैप्टर में बहुत है। अभी से लॉग लगा दो, साइड कर लो, पर्चा लिख के जाओगे इंटीग्रेशन के नाम, कॉर्नर में मेरा नाम भी लिख जाओगे, इन्ना पढ़ाया था लॉग। आज हम चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इंटीग्रेशन के बारे में तुम लोगों ने क्या क्या सुन रखा है। क्लास 12th का बच्चा, बोलते हैं ना 12th क्लास में कैलकुलस बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और कुछ बच्चे ऐसे भी जो 12th द्वारा भी करते हैं, है ना, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 12th क्लास में जो पास कर चुके हैं, जूनियर सीनियर जो थे, उनसे पूछते हैं भैया 12th में क्या डिफिकल्ट लगता था, तो उनका कहना होता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इंटीग्रेशन डिफिकल्ट नहीं है। इंटीग्रेशन जब डिफिकल्ट लगेगा जब आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता होगा। अगर डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बहुत आसान लगने वाला है। इंटीग्रेशन का मतलब समझते हैं बेटा पहले कि आखिरकार इंटीग्रेशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन बिल्कुल मक्खन बनाए की तरह निकलने वाला है। मेरी एक बात सुनो, डिफरेंशिएशन में हम करते क्या थे। जैसे मान लो बेटा मेरे पास कोई फंक्शन है जिसको हम बोलते थे कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, बोलते थे कि नहीं बोलते थे। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो मुझे जो आंसर मिलता था dy बाई डी एक्स मिलता था कि नहीं मिलता, या फिर एफ डैश एक्स हम बोलते थे कि नहीं बोलते थे। जब हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे तो जो हमें जो आंसर मिलता था ना, उसको बेटा हम हमेशा डेरिवेटिव बोलते थे। क्या बोलते थे, डेरिवेटिव। इसको डेरिवेटिव बोला जाता था। अब मान लो किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ गया, अरे सर हम यहाँ से यहाँ तक तो पहुँच गए, अगर मुझे मान लो यहाँ से लेकर वापस यहाँ पर आना हो तो सर फिर मैं क्या करूँगा। तो इसको हमें फिर इसको करना, फिर हमें यहाँ पे क्या करना होगा, फिर हमें यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव करना होगा, एंटी डेरिवेटिव करना होगा, एंटी डिफरेंशिएशन निकालना होगा इसका। समझ में आ रहा है। इसकी उल्टी प्रोसेस करनी होगी, तो इस उल्टी प्रोसेस को ही इंटीग्रेशन बोला जाता है। ठीक है, इसी एंटी डेरिवेटिव वाली पूरी प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने पर हमें जो आंसर मिलता है उसको हम इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं, इंटीग्रल। तो पूरा का पूरा उल्टा जो सीन चलता है वो इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई अच्छे से। इसको पूरी प्रोसेस को इंटीग्रेशन बोलेंगे और जो आंसर मिलता है उसको इंटीग्रल बोला जाता है। इसको लिखा कैसे जाता है, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में देखा था कि हमारे पास y इज इक्वल टू 2x है, तो हम dy बाई डी एक्स निकालते तो कैसे लिखते थे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x। ये इसका आंसर 2 आता था कि नहीं आता था, ऐसे लिखते थे कि नहीं लिखते थे। इंटीग्रेशन को लिखते थे, इसको पहचानने का तरीका क्या होता था डिफरेंशिएशन का, कि अगर नीचे dx लगा हुआ है समझ जाते थे कि हम इसको विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, x कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये लिखकर आता है इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। अगर ऐसा लिखा हुआ है समझ जाना कि हमें इस 2x का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर हो गई ये वाली चीज़। अब हम इसके क्वेश्चन वगैरह करेंगे, बट बेटा क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हमें इसके फॉर्मूलों को समझना होगा,
इसके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अगर कभी वृंदावन गए होगे तो वहाँ सुनी भी होगी कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। ऐसी सेम चीज़ इंटीग्रेशन में भी होती है कि अगर आपको इंटीग्रेशन में रहना है तो इन फॉर्मूलों को रटना है, फॉर्मूलों को रटना पड़ेगा। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो मेरे सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, पूरे नहीं हैं। पूरे लिखूंगा तो हो सकता है कि आज की पूरी क्लास में फॉर्मूलों को एक्सप्लेन करता रहूँगा। फॉर्मूले तो आप लोग खुद भी याद कर लोगे। कुछ इसलिए लिखे हैं मैंने कि तुम लोग को अंदाजा लगा कि आखिरकार ये है क्या चीज़। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, ये मैं तुम्हें समझाता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉज एक्स। तो ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स क्या होगा, यहाँ बगल में प्लस सी लगा हुआ है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। सब दिन देखोगे आप, जब जब हम इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं, हर आंसर के लास्ट में प्लस सी लगा हुआ है। व्हाट इज सी, ये सी है क्या, इसको जरा एक बार हम समझते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि बेटा मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन लेते हैं पहले, डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 2, बताओ क्या होगा। डिफरेंशिएशन तो ये पढ़ा है ना कुछ टाइम पहले, बताओ साइन एक्स प्लस 2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉज एक्स कितना होगा, कॉज एक्स। यही होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों को सिखाया था कि डिफरेंशिएशन की प्रोसेस को उल्टा कर दें, वापस हम वहीं पहुंच जाए जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, उस प्रोसेस को इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो उल्टा जाना पड़ेगा। तो जब आप कॉज एक्स का इंटीग्रेशन निकालोगे तो लौट कर क्या साइन एक्स मिल रहा है, मिल तो रहा है, लेकिन प्लस 2 तो नहीं मिल रहा, प्लस 2 नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर ये मान लो ये आनंद के लिए क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आनंद के लिए था। आनंद ने मुझसे पूछा कि सर डिफरेंट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 2 कितना होगा, मैंने बोला कॉज एक्स। तो आनंद को तो ये वाली बात पता है कि इस कॉज एक्स को जब मैं वापस लेके जाऊंगा साइन एक्स प्लस 2 आएगा, लेकिन अब आर्यन को कैसे पता चलेगी, आर्यन को तो नहीं पता ना कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ। आर्यन यहाँ से लेकर कॉज एक्स तक कहाँ तक पहुंच जाएगा, साइन एक्स तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट दिस 2, इस 2 का क्या होगा। और हो सकता है कि अमित ने सोचा हो, अमित का कहना है कि सर मेरे पास भी एक नंबर है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन सर निकालने पर कॉज एक्स आ रहा है, लेकिन जब अमित से पूछूंगा कि बेटा इसका इंटीग्रेशन बताओ, तो अमित तो मुझे ये आंसर ये बता देगा साइन एक्स प्लस 3, क्योंकि अमित को पता था कि साइन एक्स के बगल में क्या लिखा हुआ है, लेकिन बाकी बच्चों को तो नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप हमेशा नोटिस करोगे कि हमारे पास डिफरेंशिएशन के बगल में ऑलवेज कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर एग्जिस्ट करता ही करता है, वो हमें दिखता भले ही ना हो। जैसे साइन एक्स प्लस 3 लिखा हो, चाहे साइन एक्स प्लस 0 लिखा हो, बात तो एक ही है। तो 0 तो हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इंटीग्रेशन से जब हम वापस आते हैं तो हमें दिमाग में पता नहीं होता कि इसके पास कांस्टेंट नंबर था कि नहीं था, इसलिए इंटीग्रेशन के आंसर में ऑलवेज हमेशा प्लस सी लगाते हैं। एंड दिस डिनोट्स एनी रियल नंबर, एनी कांस्टेंट नंबर। इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोला जाता है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और कांस्टेंट में थोड़ा डिफरेंस होता है। कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होती है, तुम समझा दो, ज़्यादा फर्क नहीं है। बच्चा कभी कभी पूछता है, तुम लोगों मेरे दिमाग में एकदम आ गया कि शायद तुम लोग ही पूछोगे, तो मैंने बता दिया। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और कांस्टेंट में थोड़ा सा फर्क है। कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होती है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट है जो चेंज भी हो जाता है, चेंज भी होता है थोड़ा थोड़ा। जैसे समझाता हूँ कैसे। मैंने इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोला है, सी को ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि ये सी हो सकता था, किसी के लिए 3 हो सकता था, किसी के लिए 2 हो सकता था, किसी के लिए 5 हो सकता था, किसी के लिए 7 हो सकता था। तो सच टाइप ऑफ कांस्टेंट इज नोन एज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्लियर हो गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या था इसमें। ठीक है बेटा, अब हम आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसकी एक्सरसाइज करेंगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा। अभी तुम लोगों को फॉर्मूले याद नहीं है, तो आज के दिन हम इस क्वेश्चन बड़े धीरे धीरे करेंगे। अगले टर्न पर बिना फॉर्मूले के मत आना, फॉर्मूले याद करके ही आना पड़ेगा। फॉर्मूले याद करोगे तो क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। बोलते हैं ना कि बच्चे बोलते हैं कि सर ये टॉपिक बड़ा डिफिकल्ट है, सर बड़ा मुश्किल लग रहा है। बेटा टॉपिक कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती। समस्या क्या है कि बेटा हमारे अंदर कमी है, हम अपने आप को उतना कमजोर समझ लेते हैं कि यार हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा तुम्हें नहीं पता, तुम एक इंसान हो और इंसान इस धरती पर सब कुछ कर सकता है। कोई नहीं कर सकता, वो इंसान कर सकता है। इंसान खुद भगवान बनने की भी हिम्मत रखता है भाई, उस लेवल की तुम तपस्या पूजा कर लो बस। इंसान सब कुछ कर सकता है, लेकिन करना पड़ेगा। जब करोगे तब कर पाओगे। अगर तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है तो बेटा उस चीज़ को लेकर बैठ जाओ, 10 मिनट में नहीं तो 1 घंटे में सॉल्व कर दो, लेकिन उसको सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ गई मेरी बात अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी हम इसके क्वेश्चन वगैरह करना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूले वगैरह तुम्हें याद करने पड़ेंगे, सारे के सारे फॉर्मूले वगैरह सारे के सारे क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो फॉर्मूले वगैरह तुम लोग यहाँ से देख सकते हो, आज के लिए देख सकते हो। अगले टर्न पर तो बेटा तुम्हें याद करके ही आने पड़ेंगे सारे के सारे फॉर्मूले। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या लिखा है, इस क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें बोला गया फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव, मैंने बताया था ना
इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, मतलब वो हमसे इंटीग्रेशन निकालने की बोल रहा है और बोल रहा है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तुम्हें एक बात क्लियर बता दो, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, चिंता मत करो। तो सोच रहे हो सर कर क्यों रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। करना जरूरी इसलिए है क्योंकि अभी हमने जस्ट इंटीग्रेशन स्टार्ट किया है और उस इंटीग्रेशन को गहराई से समझने के लिए इसका करना बहुत जरूरी है। होता है कभी कभी चीज़ें जो कोई रोल प्ले नहीं करती लेकिन फिर भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाती हैं। हम बहुत महंगी महंगी सब्जियां बनाते हैं लेकिन उसमें स्वाद तो वो 2 रुपये के नमक से ही आता है, जब तक वो नहीं डलेगा और कम ज़्यादा भी होगा तो भी बिगाड़ देता है। तो ज़रूरत उसकी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पर हमारे पास इसको इंटीग्रेशन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें इसको करना पड़ेगा बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। क्या है बेटा इंस्पेक्शन मेथड, समझो जरा। हम पहले क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे और फिर उस इंटीग्रेशन को क्या करोगे, लौट करके उस इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करोगे। तो तुम्हें लौट कर क्या मिलना चाहिए, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना। आप पहले इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन निकालोगे और जो आंसर आएगा उसका डिफरेंशिएशन करोगे और डिफरेंशिएशन करने पर यही क्वेश्चन वापस मिलना चाहिए। अगर मिलेगा तो आपका सही है और नहीं मिला क्योंकि उल्टी चीज है ना। आप डिफरेंशिएशन करके इंटीग्रेशन निकाल दो, इंटीग्रेशन को वापस करोगे तो आपको डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। अब आपको इंटीग्रेशन निकालने की बोल रहा है तो फिर पहले हम इंटीग्रेशन निकालेंगे फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें वापस ये मिलना चाहिए। चेक करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा इसमें, साइन 2x, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x और dx विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना और dx, ठीक है। अब बता बेटा, यहाँ पर देख सकते हो, देखना चाहो तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x कितना होता है, थोड़ा जूम कर देता हूँ उसको, चेक करो, दिख रहा है ना। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x कितना है, माइनस कॉस x प्लस सी, ये हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने लिखा माइनस कॉस x की जगह पर कितना आएगा 2x। अब 2x का करोगे तो कितना आएगा, डिवाइड बाय 2। डिफरेंशिएशन में हम 2 को मल्टीप्लाई में लिखते थे बट इंटीग्रेशन में वो चीज डिवाइड में आती, प्रोसेस सेम है, खत्म, इंटीग्रेशन यही हो गया। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस सी, हाँ ये प्लस सी और लगा दो, प्लस सी कांस्टेंट। अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा बेटा, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन निकालने के बाद क्या आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ डी बाई बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी। तो देखो बेटा, माइनस के साइन को माइनस छोड़ दो, कॉस 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता था, माइनस साइन 2x, फिर 2x करोगे 2 आ जाएगा, अपॉन में 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस, 2 से माइनस वेट 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, तो कितना हो गया ये साइन 2x। चेक करो क्या ये लिखा हुआ था क्वेश्चन, दिस इज नोन एज मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। समझ में आ गया, इस तरह से करना होगा, इंस्पेक्शन में ऐसे ही होगा। अब इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं बेटा, सेकंड वाला पार्ट समझेंगे। इसमें सेकंड वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सेकंड वाले में लिखा हुआ है cos 3x। तो पहले इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x क्या होगा, sin 3x, ठीक है। फॉर्मूला चेक करो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx कितना है, sin x प्लस c। तो इसका करोगे तो बेटा कितना आएगा, sin 3x अपॉन में क्या आएगा, फिर 3x का करोगे 3 आएगा ना, वो अपॉन में पहुंच जाएगा, प्लस c। ये हमारे पास क्या हो गया, इंटीग्रेशन। अब डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो नाउ डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो डी बाई बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x अपॉन 3 प्लस 3c। अब देखो बेटा, साइन 3x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos 3x, फिर 3x का करोगे तो कितना आएगा 3, नीचे 3 लिखा हुआ है, c का तो 0 हो जाएगा, कट गया, लौट कर क्या आ गया, क्या ये लिखा हुआ है, चेक करो। अब थोड़ा क्लियर हुआ, इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटीग्रेशन समझना इसलिए सीख रहे हैं उसको अपन बस, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट करते हैं, e की पावर 2x, ठीक है। चलो यहाँ लेके आगे फॉर्मूला को, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन देख लिया, e की पावर 2x लिखा हुआ था, तुम लोग देख नहीं पाए, ठीक है, देख लिया ना, e की पावर 2x। थर्ड वाला पार्ट करते हैं, थर्ड वाला पार्ट, उसके पीछे क्वेश्चन लिखा हुआ है थर्ड वाले, e की पावर 2x। तो थर्ड वाले पार्ट में लिखा हुआ था e की पावर 2x। तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x निकालेंगे। जब डिफरेंशिएशन में e की पावर x का क्या होता था, ex ही होता था, सेम इंटीग्रेशन में भी होगा। e की पावर 2x का जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो बेटा e की पावर 2x ही आएगा। अब 2x का करोगे तो कितना आएगा,
अपॉन 2, तो हमारे पास 2 आ गया और प्लस में c, दिस इज इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन हो गया इसका। अब डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन निकालने के लिए क्या करोगे, नाउ dy बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस सी। तो इसका बेटा सुनो, ये जब इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे आप देखना ध्यान से, तो e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर फिर 2x करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, नीचे 2 लिखा हुआ है, c का तो 0 हो जाएगा, कट गया, कितना बचा, a की पावर 2x। थोड़ा समझ में आया, समझ में आया कि इंटीग्रेशन में क्या खेल चल रहा है। ठीक है, अब इसके आगे वाले पेज पर चलते हैं। आगे वाले में इसका फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट करते हैं, वहाँ जगह नहीं बची थी इसलिए आगे करेंगे अब। ठीक है, तो फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं, बेटा इसका फोर्थ वाला पार्ट क्या लिखा है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। डी बाई डी एक्स का एक फॉर्मूला बड़ा ही प्रसिद्ध है डिफरेंशिएशन में, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, nx n माइनस वन होता था कि नहीं होता था। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n जो होता है वो होता है बेटा xn प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ध्यान रखना, अगर आपके पास x के ऊपर कोई भी नंबर दिया हुआ है, अगर आप उसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो ऊपर पावर बढ़ जाएगी और जो ऊपर पावर होगी वह डिनोमिनेटर बन जाता है। मेरी बात समझ में आई, x की पावर n का अगर आप इंटीग्रेशन कभी भी निकालोगे तो उसकी बस एक पावर बढ़ेगी और जो पावर होगी वो डिनोमिनेटर भी बन जाया करेगी। तो हम यहाँ पर अब फोर्थ वाला करते हैं, तो हम इसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, वो भी विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो पहले बेटा इसमें दो तरीके हैं तुम्हारे पास, या तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, वो भी सही आंसर आएगा उसका आपका, या डायरेक्ट भी कर सकते हो। उसका जब डायरेक्ट करोगे तो क्या होगा, ax प्लस बी, क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन। अब ब्रैकेट के अंदर करोगे कि नहीं करोगे इंटीग्रेशन, है ना, तो b तो कांस्टेंट, इसको भूल जाओ, ax का कितना होगा a, वो डिवाइड में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ पर हमारे पास a आ गया और प्लस का c। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा लिखना पड़ेगा, ax प्लस b की पावर 3 और 2 प्लस वन 3a और प्लस c, ये हमारे पास इंटीग्रेशन आया है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम यहाँ पर, नाउ डिफरेंशिएशन करोगे इसको, तो नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी 3 अपॉन 3a प्लस सी। अब डी बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, देखो यहाँ पर बेटा जब हम इसका करेंगे तो देखो 3a तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है 3a का। तो अब यहाँ पर करेंगे तो इसके ऊपर पावर 3 लगी हुई, तो डिफरेंशिएशन जब करते थे पावर आगे आ जाती थी और ऊपर एक पावर कम हो जाया करती थी, तो ax प्लस बी 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, नीचे 3a लिखा हुआ है। अब ब्रैकेट के अंदर भी तो करोगे, तो ax प्लस बी का करोगे तो कितना मिलने वाला है, a। ठीक है, और c का कितना होता है, अब चेक करो बेटा, 3 से 3 कटा, a से a कटा, क्या रह गया, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ सभी को इंटीग्रेशन के छोटे छोटे क्वेश्चन जो अभी हम कर रहे हैं वो समझ में आ रहे होंगे, समझ में आ रहे हैं ना, छोटे छोटे क्वेश्चन जो अभी हम कर रहे हैं इसमें इंटीग्रेशन के। ठीक है बेटा, कौन कर सकते हो ना, डिवीजन रूल से भी करो, आंसर तो सेम ही आएगा, आप कोई सा भी रूल लगा लो। डिवीजन रूल इसलिए लगाया बेटा, मुझे सिंपल सा दिख रहा था कि नीचे कांस्टेंट नंबर है, मैं डिवीजन रूल लगाया, कांस्टेंट काट दूंगा उसमें, है ना, नीचे कांस्टेंट, क्या चीज, अकेले x के रिस्पेक्ट, उसको छोड़ के सब कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है उसमें। ठीक है, अब आगे देखो फिफ्थ वाला पार्ट करते हैं। फिफ्थ वाला पार्ट, फिफ्थ वाले में हमें किसका इंटीग्रेशन निकालना है, साइन 2x माइनस 4 ए की पावर 3x और dx। अब सुनो बेटा मेरी बात ध्यान से, अब इस तरह का क्वेश्चन तुम पहली बार कर रहे हो, बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है, जब भी कभी प्लस माइनस वगैरह का साइन आता है तो इसमें हम बंटवारा कर देते हैं, सेपरेट करके फिर इंटीग्रेशन करते हैं, तो आसानी से इंटीग्रेशन इसका हो जाता है। करेंगे क्या, देखो इंटीग्रेशन करना तो मुझे साइन 2x का भी था, तो इसको मैंने अलग कर दिया, माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन 4 e की पावर 3x dx, समझ में आया, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, आंसर सेम आ जाएगा तुम्हारा। अब साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस, कितना होता है, माइनस कॉस 2x। अब बेटा 2x करोगे अपन में 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस c मत लगाना, पूरा खत्म हो जाएगा, c एक ही रखता है बस इसमें। ठीक है, बार बार सीन लगाते हैं, माइनस का साइन, 4 को 4 छोड़ दो, e की पावर 3x, इसका जब मैं इंटीग्रेशन निकालूंगा तो e की पावर 3x ही आएगा। अब 3x का करोगे तो अपन में 3, अब लगा दो प्लस का साइन। ठीक है, और कुछ आगे कटपिट रहा है इसमें, ये इंटीग्रेशन आ गया, अब क्या करेंगे,
डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करेंगे, चेक करेंगे हमारा आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, बस ये और चेक करना है इसमें हमें। देखो नाउ dy by dx ऑफ माइनस cos 2x अपॉन 2 माइनस 4 e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस ये लिखा है बेटा। देखो तो डिफरेंशिएशन में भी हम यही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं ना, इसका भी डिफरेंशिएशन अलग कर लो, इसका अलग कर लो, इसका अलग कर लो। तो मान लो सुनो आप डिवीजन रूल की बात करें, डिवीजन रूल मतलब है नीचे 2 और 3 नंबर, कोई मतलब नहीं है। तो देखो बेटा ऊपर cos 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन माइनस का। तो देखो यहाँ माइनस लगा हुआ है, अब cos 2x करोगे तो माइनस का साइन 2x, फिर 2x से करोगे तो 2 अपॉन में 2 लगा हुआ है, माइनस का साइन 4 e की पावर 3x का क्या होगा, फिर 3x करोगे तो 3 नीचे क्या लगा हुआ था, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। 3 से बेटा 3 कटा, 2 से 2 कटा, माइनस माइनस प्लस साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x। यही क्वेश्चन था क्या, मिल गया आंसर। ये हमने इंटीग्रेशन सीख लिया है, समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ से। अब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का काम खत्म, अब हम करेंगे प्योर इंटीग्रेशन। प्योर इंटीग्रेशन समझ में आ गया हमें वो चीज़ तो, कि भैया हाँ वाकई में उल्टा उल्टा होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा करोगे तो इंटीग्रेशन मिलेगा, इंटीग्रेशन का उल्टा करोगे तो डिफरेंशिएशन मिलेगा। क्लियर हो गई ये वाली चीज़, अब हमें समझ में आ गया। अब हमें प्रॉपर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 20 तक नॉर्मल इंटीग्रेशन है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 लेट करते हैं आई, इसको आई मान लो, आई जैसे हम लोग वो करते थे ना डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन को y मान लेते थे, fx मान लिया करते थे, इसमें i मान लेते हैं, ठीक है। तो 4 e की पावर 3x प्लस 1, और सुनो अगर i मानने का मन नहीं है तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, गलत नहीं होगा, पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। i इज इक्वल्स टू, अब सुनो बेटा इसमें क्या करूंगा, मैंने बताया तुम लोगों को, प्लस का साइन है, अलग अलग कर लें इसको, अलग अलग कर लें, ठीक है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 4 e 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अच्छा मेरी एक बात सुनो, d बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता था, पक्का ना। तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इसका आंसर कितना होगा, x। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ यूज होने वाला है। देखो आ गया मौके पे आया, अपन ने पूछ भी लिया, ठीक है। तो यहाँ देखो i इज इक्वल्स टू, देखो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 4 को, तो 4 कांस्टेंट नंबर है, कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लिकेशन छोड़ दो। e की पावर 3x का कितना होगा, फिर 3x का, वेरी गुड, प्लस का साइन 1 का, अब क्या रह गया प्लस 3, ये आंसर लग रहा है। सिंपल इंटीग्रेशन, पूरा चैप्टर ऐसे खत्म हो जाएगा। बस ये जरूर है कि जैसे जैसे हम इस चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चनों का साइज चेंज होता जाएगा, क्वेश्चन बड़े जरूर होने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। 7 वाले क्वेश्चन में देखो तुम लोग को दिख ही रहा होगा क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। यार मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूले वगैरह लगाने से पहले मैं इसको पहले सॉल्व कर लूँ। ये जो अंदर इसमें बना हुआ है ना पूरा का पूरा, इसको सॉल्व करने की थोड़ी सी इच्छा है अपनी, क्यों ना अपन इसको पहले सॉल्व कर लेते थोड़ा सा। तो होगा क्या हमारे पास, i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का बेटा 1 से करो, वेरी गुड, माइनस फिर एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से करोगे, कट के क्या बचेगा, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो मैं इस पूरे को काट करके इसकी जगह पर चाहूँ तो 1 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता, तो मैंने इसकी जगह पर 1 लिखा, ठीक है ना। अब dx, अब ये अलग अलग हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 और ये dx, ठीक है। अब आगे देखो बेटा, i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3 अपॉन में पल्ले पड़ा, ठीक है, और इसका आगे खत्म है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी एलसीएम ले रहे हैं, ये पूछना चाहते हो, नॉर्मल वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये अभी था क्या, मल्टीप्लाई में था, हाँ नहीं, इसमें अभी तक रूल नहीं है, जब तुम लास्ट में एक्सरसाइज पहुंचोगे अभी बता दूंगा, तुम्हें इंटीग्रेशन नफरत होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी हमें सिर्फ उतना ही खाना है जितना हम पचा सकें,
जितना सीख वो देखो जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ेंगी ना थोड़ा सा लेवल ऊपर होता जाएगा उसका, और वो डायरेक्ट चीज़ में अगर आपको वहाँ लेके जाऊँगा ना समझ में नहीं आएगा, पीछे का पहले सीखना बहुत जरूरी है ना। ठीक है, आर्यन बोर्ड पे 8th वाला क्वेश्चन, 8th वाले में क्या लिखा हुआ है, लेट इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ये डी एक्स, ये लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आई इज इक्वल्स टू, इसको अलग अलग कर लें, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ये भी अलग हो जाएगा बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एक्स। ठीक है ना, यहाँ पर ये सी कांस्टेंट वाला सी नहीं है जो आंसर निकल कर आता है। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट है, ए को छोड़ दो, एक्स स्क्वायर का क्या होगा अपॉन में 3 प्लस बी को बी छोड़ दो, एक्स का कितना होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी का कितना होगा सी एक्स, सी एक्स। अरे थोड़ी देर पहले बताया था बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, आप बोलते थे सर एक्स, तो 1 को सी मान लो तो सी एक्स हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना, ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया शायद। प्लस सी और लगाना है इसमें, प्लस सी, सी बड़ा लगाना, कैपिटल लगना चाहिए कि इसमें और इसमें फर्क है। ठीक है, एक जैसा सेम नहीं होना चाहिए। 9th वाला क्वेश्चन देखो, 9th वाला क्वेश्चन, लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ई एक्स और डी एक्स, अलग अलग कर लो इसको, आई इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखो, आई इज इक्वल्स टू, हाँ इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे, 2 को आगे ले जाओ, एक्स स्क्वायर का बेटा क्या होगा एक्स क्यूब। ठीक है, ई एक्स का तो ई एक्स ही हो गया, खत्म, ये आंसर हो गया। 10 वाले का करते हैं यहाँ पर हम, 10 में देखो क्वेश्चन नंबर 10, लेट आई इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर और ये डी एक्स। सुनो मेरी बात ध्यान से, थोड़ा सा बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर लगा है कि लगा, लगा हुआ है, तो देखो करने को तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इसका, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ब्रैकेट खोल के बड़ा आसान हो जाएगा, बहुत आसान होने वाला है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ क्या होता है, तो रूट एक्स का स्क्वायर कितना होगा एक्स ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, यही होगा कि नहीं होगा बताओ, ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अंडर रूट एक्स से बेटा, ये अंडर रूट एक्स था, अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कट गया कि नहीं कट गया। ठीक है, अब i इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और ये डी एक्स, i इज इक्वल्स टू अलग अलग कर लो, एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स माइनस 2 डी एक्स, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से, x का कितना होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, ये होगा कि नहीं होगा, प्लस यहाँ समझना बड़े ध्यान से, 1 अपॉन एक्स लिखा है कि नहीं लिखा, 1 अपॉन एक्स लिखना बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, करना नहीं है। 1 अपॉन एक्स को हम एक्स की पावर -1 बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा सर फॉर्मूला लगाओगे कि नहीं लगाओगे, फॉर्मूला क्या होता था x की पावर n+1 अपॉन n+1, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जीवन भर मत बोला, जब तक इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, जब तक पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, अगर हम ये फॉर्मूला इसमें लगाते हैं तो -1 + 1 -1 + 1, तो x की पावर 0 अपॉन 0, ओहो एनीथिंग अपॉन 0 बिकम्स नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं होगा ये तो मतलब गलत हो गया यार, तो फिर कुछ डिफाइन तो होना चाहिए यार, क्योंकि अभी हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, इंडेफिनेट इसमें भी आगे आएगा, अभी हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, मतलब इनकी वैल्यू निश्चित आने वाली है। इसमें इंडेफिनेट क्या होता है सर, पिछले क्वेश्चन मैंने किया, इसमें जो हम सी निकाल रहे हैं ना ये इंडेफिनेट है, ये निश्चित नहीं था, सी कांस्टेंट है ना, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, चेंज हो सकता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो अब ये हम बाकी का जो कुछ पढ़ रहे हैं सी को छोड़कर वो सब डेफिनेट आने वाला है, तो इसमें नॉन डिफाइन तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो गलत हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है। एक चीज और याद करो, dy बाय डी एक्स ऑफ dy बाय
dx ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या पढ़ा था? 1/, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx कितना होगा? याद आ गया? ठीक है, तो इसका जगह हम क्या लिखेंगे? log मॉड्यूलस x, log मॉड्यूलस x। ठीक है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में मॉड्यूलस x लग जाता है, उसको तुम्हें ज़्यादा अंदर गहराई में जाने जरूरत नहीं है, इतना मत पढ़ो, पागल हो जाओगे वरना फिर। माइनस 2 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, उसका कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है अमित, और लास्ट में प्लस सी। उम्मीद करता हूँ सभी को ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने एक नई चीज़ सीखी, ठीक है ना, ये भावनाओं में बहकर आप हर जगह ये फॉर्मूला मत लगा दें जबरदस्ती है, और फिर आंसर गलत आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, चीज़ों को समझना है, हालांकि हम ये गलत नहीं कर रहे थे, लेकिन चीज़ें गलत जा रही थी, तो बचकर निकलना है वहां से हमें। ठीक है, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है ना? इसमें क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्यों? 2 का इंटीग्रेशन कितना होगा? 2 का x ही तो होगा, मतलब देखो 2 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, तो अकेले 1 बचा। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x होता है ना। ठीक है, छापना स्टार्ट करो। नंबर 11 में क्वेश्चन जो लिखा हुआ है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4/x² dx। मैंने बताया था कि बड़ा आसान काम है इसको करना, इसको बस सिंप्लीफाई कर लो, अलग अलग कर लो। अगर डिनोमिनेटर में कोई सिंगल नंबर है तो उसको सबके पास लेके जाओ। जैसे मेरे पास x² लिखा हुआ था, इसको अगर मैं चाहूँ तो x³ बोल सकता हूँ। बहुत सीखा है ना मैं ये वाली चीज़। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर, इसको आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस 5x² माइनस 4/x², और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? dx। x² से बेटा x² कट जाएगा, यहाँ 2x² मतलब x² से ये पावर खत्म, तो यहाँ x बचा कि नहीं बचा? बचा क्या हमारे पास? अब टोटल इन ऑल लास्ट में हम चेक करेंगे, x प्लस 5 माइनस 4x⁻²। बताओ ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? x² अपॉन में था ना, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा -2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में क्या होता है, जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते थे, हमारे पास डिफरेंशिएशन में क्या होता था, जैसे मेरे पास लिखा है 2x² प्लस 5x, तो मैं क्या करता था, इसका भी डिफरेंशिएशन करता था अलग से, इसका भी डिफरेंशिएशन करता था, हम लोग को डिफरेंशिएशन का आंसर मिलता था। इंटीग्रेशन में भी सेम प्रोसेस है, आप इसका भी इंटीग्रेशन करोगे, इसका भी करोगे, इसका भी करोगे, अलग अलग करके करोगे, एक साथ नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना, ये अलग अलग करना पड़ेगा, एक साथ हम नहीं कर सकते। यहाँ पर हम करेंगे क्या, अब इसको ऐसे लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ये dx भी साथ में आएगा, प्लस फिर इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 और ये dx। बताओ बेटा इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सुनो, इंटीग्रेशन ऑफ 1.dx, इसकी वैल्यू क्या होती थी? मोहिनी समझो जरा, फॉर्मूला उल्टा मैंने बोला ना, आप लोगों ने डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या सीखा था? 1, इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है? सिर्फ उल्टी कहानी चल रही है, पूरा का पूरा उल्टी कहानी चल रही है, प्लस माइनस करना होता है, फॉर्मूला उल्टे लगाना होता है, आंसर अपने आप आ जाता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, चीज़ों को छोटे से बड़ा करते थे, इंटीग्रेशन में हम बड़े से छोटा करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ x.dx लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है? अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, d/dx, जैसे हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, d/dx ऑफ xn क्या होता था, nx n-1। ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ xn क्या होता है, xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जो पावर लगी होगी यहाँ पर उससे एक पावर ऊपर बढ़ा दो, और जो पावर बनेगी उसे नीचे डिनोमिनेटर बना दो। तो यहाँ पर हमारे पास x लिखा हुआ था, x के ऊपर कोई भी पावर नहीं, 1 तो मान सकता हूँ, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, x² अपॉन में 2 प्लस, अब ये 5 है, 5 तो बाहर आ गया, कोई मतलब नहीं है, जब 5 बाहर आ जाएगा सोचो जरा अंदर क्या बचेगा, 1, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 5x माइनस 4। अब सोचो -4, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नंबर ऊपर बढ़ाते हैं और वही चीज नीचे आ जाती है, तो आप क्या करोगे, -2 में +1 करोगे तो क्या होगा, तो इस पूरे को मैं काट करके चाहूँ तो यहाँ -1 लगा सकता हूँ, और जो -1 यहाँ लगाऊंगा वही -1 नीचे लगाना पड़ेगा। यहाँ बेटा माइनस के साइन से ये वाला माइनस साइन गायब, तो यहाँ पर प्लस का साइन हो जाएगा। तो हमारे पास लास्ट में जो फाइनल आंसर बचने वाला है, वो आंसर क्या बचेगा, आंसर को हम लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आंसर क्या बचने वाला है जरा वो चेक करते हैं। आंसर हमारे पास बचेगा x² अपॉन 2 प्लस 5x प्लस 4, वेट, x की पावर -1 बच रहा था, अपॉन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 4/x, ये खत्म हो चुका है, तो लास्ट में प्लस c, ये हमारे पास आंसर आ गया।
अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा क्योंकि आप लोग पहली बार सीख रहे हो इस चीज़ को, कुछ बच्चे पहली बार भी देख रहे हैं इसको। प्लस सी का क्या सीन है, वीडियो देखने से पहले वाले पार्ट का समझ में आ जाएगा कि प्लस सी हम क्यों लगाते हैं, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू क्यों लगाई जाती है। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में भी सेम चीज बेटा देखो, अपॉन में अंडर रूट एक्स लगा हुआ है। पहले हमें इसको सबके नीचे लेके जाना पड़ेगा कि लेके जाना पड़ेगा, फिर जब पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा उसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है। इसको अगर मैं चाहूँ तो यहाँ बेटा मैं x की पावर 1/2 बोल सकता हूँ जब अंडर रूट का साइन हटेगा, और ये dx लग गए यहाँ पर। अब क्या करेंगे, ये सबके पास नीचे जाएगा, यहाँ पर x की पावर 1/2 प्लस 3x अपॉन x की पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन x की पावर 1/2 और ये dx। कोई डाउट नहीं इसमें सभी को, ये वाली बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x, यहाँ बेटा अपॉन में है, जब अपॉन में सेम चीज होती है तो पावर हमेशा माइनस हो जाती है। तो 3 में से 1/2 को माइनस करो, एलसीएम लेके करोगे 5/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5/2। फिर इसको भी करोगे 3x, यहाँ कुछ नहीं है 1 मान सकते हो, तो आप ये 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो क्या बचेगा भाई, 1 मतलब 1 होता है, 1 में से आधा गया तो क्या बचेगा, आधा तो बचेगा 1/2 प्लस 4, ये ऊपर चले जाएगा तो x की पावर अब dx। अब हम क्या करने वाले हैं, सबका इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उसको कैसे लिखोगे, इसको अब यहाँ ऐसे लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ x 5/2 dx प्लस 3 को बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ x 1/2 dx प्लस 4 को बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1/2 dx। अब हमें ये इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो ध्यान से, यहाँ बेटा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला फिर से एक बार बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ xn होता है xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सिंपली बस जो क्वेश्चन में पावर लगी हुई है उस एक पावर को बढ़ा दो और जो पावर में लिखा है उसे सेम चीज को नीचे डिनोमिनेटर बना दो, हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है। तो अब इसमें हम यही करने वाले हैं। यहाँ मैंने देखा कि x की पावर 5/2 है, तो क्या करोगे, 5/2 में प्लस 1 करोगे और जो कुछ आएगा वो नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मैं डायरेक्टली प्लस कर दूं, 5/2 में प्लस 1 करोगे 7/2 आ जाएगा। एलसीएम लोगे कि नहीं लोगे, 2 1 2 प्लस 1 करोगे तो 7/2। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, कंफ्यूज तो नहीं होगे ना सर कैसे आ गई चीज, हमें समझ में नहीं आ रही। 7/2 और जो बेटा पावर बनती है उसको हम क्या बना देते हैं, डिनोमिनेटर। वेरी गुड, ये 7/2 हो गया। फिर प्लस का साइन, 3 बाहर लिखा हुआ है पहले का, इसको हमने बाहर लिखे रहेंगे 3। उसके बाद आगे देखो x की पावर 1/2 है, प्लस कर दो 1/2 में 1 प्लस कर दो, वेरी गुड 3/2 और नीचे क्या आएगा फिर 3/2। उसके बाद प्लस 4, x की पावर माइनस 1/2 प्लस करोगे 1/2 बचेगा, तो x की पावर 1/2 अपॉन में 1/2। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब जरा चेक करो आगे। अब हम यहाँ पे काटा पीटी करने वाले हैं, 3 से 3 कटेगा कि नहीं कटेगा, और कुछ नहीं कट रहा। हम लोगों ने बचपन में बहुत सीखा हुआ है कि सबसे नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होता है। तो हमारे पास ये वाला 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2/7 x की पावर, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 x की पावर 3/2, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा। फिर ये वाला 2 ऊपर 4 के पास जाएगा तो 8 x की पावर 1/2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, प्लस c लगा देना, आंसर छोड़ सकते हो, और भी बहुत कुछ कर सकते हो इसमें, करना चाहो। ऐसा टेंशन मत लेना कि सर इसके बाद हम अगर नहीं कर पाए, जैसे हमारा दिमाग काम नहीं किया, जैसे मान लो x की पावर 1/2, आप इसको लॉट करके बाद में अंडर रूट x लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, और मान लो तुम बाई चांस लिख नहीं पाए तो नंबर नहीं करते, और फिर भी नंबर कट गया तो मान लो तुम्हारी बहुत बुरी किस्मत थी, आधा नंबर कट सकता है 0.5, मतलब बहुत रेयर केस में तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, तुम्हें याद तो बिल्कुल लिखना है। मैं तो ये बोलूँगा, ये सभी अपने को समझ में आ रहा है कि x की पावर 1/2 क्या होता है, अंडर रूट x होता है, तो इसको अपन अंडर रूट x लिख देंगे। तो 2/7 7/2 प्लस 2 x 3/2 प्लस 8 अंडर रूट x। क्या छूट गया इसमें बताओ, शाबाश, प्लस c। दिस इज द आंसर। समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन में क्या चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 मतलब देखो ऊपर हेडिंग में लगी हुई है कि 6 से लेकर 20 तक सारे क्वेश्चन में इंटीग्रल निकालना है। 6 से लेकर 20 क्वेश्चन में सारे इंटीग्रल निकलेंगे, इंटीग्रेशन ही करना है इसमें हमें। तो अब इसमें हम सॉल्व करना इसको स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 dx। देखो बेटा यहाँ पर जो हम पिछले क्वेश्चन में करते हुए आ रहे थे वो नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि होता क्या था, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, एक बार क्वेश्चन नंबर 12 में चेक करो, डिनोमिनेटर में एक सिंगल वेरिएबल था। क्वेश्चन नंबर 11 को भी चेक करो, डिनोमिनेटर में एक सिंगल वेरिएबल था, जिस वजह से हम इसको अलग अलग डिवाइड कर पा रहे थे, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें नीचे खुद 2 नंबर आ चुके हैं। तो अब आप इसमें एक काम कर सकते हो, अगर आपको ऊपर कहीं x-1 मिल जाए तो आप उसको काट सकते हो, वरना फिर आपको इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अपन सोच रहे हैं कि अपन क्यों ना ऊपर कुछ इसको कॉमन शॉमन निकाल के कोशिश तो करें एटलीस्ट, भाई कोशिश करने में कौन सी बुराई है ना। तो अपन ने चेक किया कि हमारे पास यहाँ पर अभी इसमें x² कॉमन आ गया, तो अंदर x- बचा कि नहीं बचा, फिर प्लस इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आया तो 1 लिख लूँ मैं, x-1 और नीचे क्या लिखा हुआ है x-1 और ये dx। आगे चलते हैं, x² + 1 x-1 और नीचे क्या लिखा हुआ है और ये dx। यहाँ बेटा x-1 से x-1 कट गया, बचा क्या हमारे पास यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 और ये dx। अब थोड़ा डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ 1 का कितना होता है x। अब क्या छूट गया, खत्म आंसर, ये आंसर हो गया। फ्लो बन रहा है इंटीग्रेशन का, मजा आ रहा है इंटीग्रेशन करने, वास्तव में मजा आएगा, इंटीग्रेशन पूरा समझ में आएगा। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यार अच्छे से होना चाहिए, तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। पूरा हर क्वेश्चन में कभी कभी 4-4 फॉर्मूले लग जाते हैं। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, क्वेश्चन थोड़े बड़ा विकराल रूप लेना स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ बच्चों को बस क्वेश्चन डिफिकल्ट इस वजह से लगेगा कि बच्चों को बस फॉर्मूले और आइडेंटिटी याद नहीं होगी। कैलकुलेशन कुछ नहीं है, प्लस माइनस लॉग के नॉर्मल छोटे मोटे फॉर्मूले लगने वाले हैं आगे चल के, वो तुम्हें याद होना चाहिए बस इसमें एक छोटी सी खराबी जो मुझे लगती है, अभी आप आगे जैसे क्वेश्चन करोगे, आगे की एक्सरसाइज में आओगे तो इसके क्वेश्चन 2-2 3-3 पेज चले जाते हैं, तो बस थोड़ा सा वहाँ बच्चा बोर होने लगता है। बच्चा थोड़ा सा बोर होता है तो बस सोचता है क्वेश्चन कठिन होगा। भाई क्वेश्चन कठिन नहीं होता, हर बार बोलता हूँ कि भाई इंसान बड़ी बेशरम चीज़ है, उससे बड़ी बेशरम कोई चीज़ है नहीं है। क्वेश्चन बेशरम नहीं हो सकते, वो हम पे हावी नहीं हो सकते, हम उनके ऊपर हावी हो सकते हैं। अगर वो हमें समझ में नहीं आया तो इसका मतलब समझ जाना कि हमारे अंदर कमी है, हम खुद कमजोर पड़ रहे हैं उस क्वेश्चन के सामने। तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि क्वेश्चन तुम्हारे सामने गिड़गड़ा, भैया जल्दी सॉल्व करके निकल दो, आगे वाला क्वेश्चन निकलो, हमें छोड़ दो। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14, ये तो आंसर हो गया शायद से, नहीं 1 माइनस ये अंडर रूट मुझे दिखाई नहीं दिया, थोड़ा सा अंडर रूट लगा हुआ है बेटा इसमें। अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 पावर बना दें इसको, पावर 1/2 बना देना, 1 माइनस एक्स और x की पावर 1/2 और dx। अब इसको बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर दे ब्रैकेट से, तो सोचो जरा, x की पावर 1/2 का मल्टीप्लाई जब मैं 1 से करूंगा तो x की पावर 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। फिर माइनस का साइन, x की पावर 1/2 का जब बेटा मैं x से करूंगा, देखो x के ऊपर खुद एक पावर 1 होती है कि नहीं होती है, तो 1 + 1/2 करोगे तो 3/2। अब बेटा मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, अब इसको अलग अलग कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 डॉट dx। हमें इसको सॉल्व करके आंसर निकालना होगा, ठीक है। अब आगे देखो, तो 1/2 में +1 करेंगे तो यही चीज़ यहाँ पर करने वाले हैं हम, माइनस 3/2 में ये +1 करेंगे, वही चीज़ हम यहाँ नीचे भी करने वाले हैं। तो हमारे पास जो अब आंसर आने वाला है, आंसर क्या आने वाला है, x की पावर 1/2 3/2, शाबाश, नीचे भी 3/2, फिर माइनस का साइन, 3/2 में 1 5/2। किसी को दिक्कत तो नहीं है सर, इतनी जल्दी प्लस कैसे कर लेते बेटा, आप भी कर सकते हो, नॉर्मल से ट्रिक है इसमें बस, है ना। पूछना हो तो बता देना, बता दूंगा। हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का ऊपर करोगे 2x 3/2 अपन में 3 आ गया कि नहीं आ गया, माइनस 2 ऊपर जाएगा 2x 5/2, बताओ क्या छूट गया आंसर में, +c। अब तो c के पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ गए तो मिल तो जाए बेटा c, तेरा गला ही दबाया है मैंने। आगे वाला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 15 वाले पर आते हैं हम। यहाँ पर अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x 3x², पिछले क्वेश्चन के जैसा है, बस छोटा सा डिफरेंस बस ये है कि वहाँ अंडर रूट x पीछे लगा हुआ था, यहाँ आगे लगा दिया है ना। मल्टीप्लाई वगैरह में सेम वही प्रोसेस फॉलो करनी है। फिर से x को बेटा मैं चाहूँ तो x की पावर 1/2 बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, बिल्कुल बोल सकता हूँ। 3x² + 2x + 3 और ये dx, ये हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। आगे देखो x
1/2 का जब बेटा मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3, 2 + 1/2 कितना होगा, 5/2। नहीं पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा ना। क्या किया हमने यहाँ पर, 3 को तो बेटा 3 लिखा। अब x की पावर 1/2 का मल्टीप्लाई मैं किससे कर रहा हूँ, x की पावर 2 से कर रहा हूँ। बचपन में सीखा हम लोगों ने कि जब बेस सेम होती है, नंबर सेम होते तो पावर को हम ऐड कर देते हैं। और ऐड करने का तरीका सिंपल सा है, 2 2 जा +1 करो 5/2, इसलिए 5/2 इतना करना है इसमें, बस और कुछ नहीं करना। तो हम मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ चुका, ठीक है। अब आगे देखो, x का इससे भी करोगे तो यहाँ पावर कुछ नहीं 1 हो जाएगा, तो कितना होगा 3/2, 2x की पावर 3/2 प्लस x 1/2 कैसे करोगे 3x 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx हो गया कि नहीं हो गया। अब चलो अब अलग अलग कर दो इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 3x 5/2 dx प्लस 2 बाहर निकाल दो, यहाँ 3 बाहर निकालना था, हम नहीं निकाल पाए, कोई बात नहीं है, लेकिन 3 निकालना है बाहर, 3 बाहर निकलेगा। देखो 2 बाहर निकलेगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 dx, यहाँ 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx। आगे करोगे मैं करा दूँ, अब तो आंसर हो चुका है वैसे भी है, कुछ बचा ही नहीं उसमें। 3 को 3 छोड़ दो, x की पावर 5/2 प्लस 1 कर दो, 2 एकम 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 5/2 नीचे 5/2। अब तो स्पीड में आ रहे हो बेटा तुम लोग। यहाँ x की पावर नीचे भी 3/2, 3 से 3 कट जाएगा, कुछ और कट रहा है, नहीं कट रहा ना। ऐसा क्वेश्चन तो अभी मुझे लगता है शायद हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, उसमें भी शायद सेम नंबर आ रहे थे कुछ इस तरह के। 2 ऊपर चले जाएगा तो 6/7 x की पावर 7/2 फिर प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 5 और x की पावर 5/2, उसके बाद प्लस 2x की पावर 3/2, ये लिखा हुआ हमारे पास। क्या छूट गया, खत्म आंसर, प्लस सी, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल चल रहा है। अभी क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अब यहाँ से थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वाली चीज बनाना स्टार्ट हो गई, हो जाएगा ये, चिंता ना करो। इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस ex और ये dx, अलग अलग कर दें इसको। इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ex और dx। देखो जरा, 2 तो बाहर छोड़ दो, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 बाहर आ गया, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है। प्लस ex का क्या होगा, यहाँ 2 से 2 कटेगा कि नहीं कटेगा, कट गया, तो आंसर क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस ex प्लस c एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है एक बार इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5x की पावर 1/2। पल्ले पड़ा, मैंने कुछ चेंज किया इस लाइन में, मतलब कहाँ चेंज हुआ है, रूट x को अपन ने x की पावर 1/2 डायरेक्ट लिख दिया, इस पर अपन ने अपनी एक लाइन बचा ली है बस। अब इंटीग्रेशन से पूरा अलग अलग कर देते हैं, तो 2 बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ sin x हो जाएगा और ये dx, फिर 5 बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। 2 को बाहर छोड़ दिया बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। देखो तुम्हें एक छोटा सा मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ, क्या होता है बच्चा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है सर। जैसे इससे पहले वाले मुझे मालूम है कि जब मैंने पूछा था ना इस वाले क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, तो मुझे मालूम है आज से ज़्यादा बच्चों के दिमाग में दिल में ये चल रहा था कि शायद इसका आंसर माइनस कॉस एक्स होगा। ऐसा चल रहा था क्या किसी के दिमाग में, हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताता हूँ, डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा, डिफरेंशिएशन में क्या होता था, डी बाई डी एक्स ऑफ जो चीज जिसके फॉर्मूले सी से स्टार्ट होते थे उसके आंसर माइनस से आते थे। कभी इस चीज को नोटिस किया है, हाँ कॉस का जब हम करते थे तो माइनस साइन एक्स आता था कि नहीं आता था, कॉस एक्स का करते थे तो क्या आता था माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स, जब कॉट एक्स का करते थे तो
माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। इंटीग्रेशन में ध्यान रखना, इंटीग्रेशन में जिनके आंसर सी से स्टार्ट होते हैं उसमें माइनस लगाते हैं। अब मैंने पूछा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो आंसर क्या आएगा, कॉस एक्स, कॉस किससे स्टार्ट हो रहा है तो माइनस लगा देना। समझ में आ गया ना, थोड़ा आसान हो जाएगा, इससे कंफ्यूज कम रहोगे पेपर के टाइम पर कि हमें माइनस लगाना है प्लस लगाना है। आंसर सी से स्टार्ट हो रहा है, माइनस लगाओ, तो माइनस का कॉस एक्स प्लस 5 एक्स की पावर 1/2 का करोगे तो 1/2 में 1 प्लस करोगे 3/2, वही नीचे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, कट रहा था ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पे, चेक करो। नहीं नहीं सही है, सॉरी, सब कुछ सही चल रहा है। हाँ, तो 2/3 एक्स क्यूब माइनस 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 प्लस 3 कॉस एक्स, 2 ऊपर चले जाएगा, 10/3 एक्स की पावर 3/2, दिस इज द प्लस सी, दिस इज द आंसर। समझ में आ गया कैसे किया हमने इसको, सबको समझ में आ गया अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 18 वाला क्वेश्चन लो फिर से। और अब पहले एक अकेला साइन था, अब थोड़ी फौज बढ़ती चली जा रही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। इसमें sec x आ गया, sec x प्लस tan x आ गया। मैंने तुमको बताऊँ बहुत सिंपल तरीका बताया, आप मतलब उसको सिंप्लीफाई किया करो हमेशा, इतना हो जाए करे। sec x लिखा हुआ हमारे पास, मुझे निकालना था इंटीग्रेशन ऑफ sec x, ब्रैकेट में sec x प्लस tan x और ये dx। अब सोचो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो sec स्क्वायर x हो जाएगा और ये sec x, अब कहानी पल्ले पड़ गई होगी। अब माहौल बन गया आग लगाने वाला, बन गया माहौल, समझ में आ गया ना क्या माहौल बना यहाँ पर। इसको अलग अलग कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x डॉट tan x और ये dx। अब तो आ गया sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, tan x प्लस sec x tan x का क्या होता है, sec x प्लस सी। कोई दिक्कत, आगे समझ में अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स अपॉन cosec स्क्वायर एक्स, ये लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं हम। sec स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, sec स्क्वायर एक्स को अगर मैं चाहूँ तो बेटा 1/cos स्क्वायर एक्स बोल सकता हूँ, अरे बोलो ना, बोल सकते हैं, ठीक है। cosec स्क्वायर को अगर मैं चाहूँ तो 1/sin स्क्वायर एक्स डॉट dx, ऐसे लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम अब आगे और क्या करने वाले हैं, हाँ वही कर रहे हैं, मैं कुछ और भी सोच रहा हूँ, कुछ और भी अगर हो जाए तो वो भी कर लेते हैं। sin स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो ये tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा, tan स्क्वायर एक्स dx, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है हमारे पास, हाँ बिल्कुल सही बात है। आज ये बॉर्नवीटा पीकर आई है, आज इसकी शक्तियाँ जो काम कर रही है ना। नहीं, उसने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ऐसे ही होगा ये, इसका कोई फॉर्मूला तो है ही नहीं ना हमारे पास। tan स्क्वायर एक्स का तुम बताओ, नहीं नहीं नहीं, अभी लॉग की कहानी इस चैप्टर में बहुत दूर है, अभी से लॉग लगा दो सुसाइड कर लोगे, पर्चा लिख के जाओगे इंटीग्रेशन के नाम, कॉर्नर में मेरा नाम भी लिख जाओगे, इनने पढ़ाया था लॉग, अभी नहीं, वो बाद में आएगी, वो कहानी भी आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें भी। चलो tan स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम चाहें तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है ना। हमें वैल्यू tan स्क्वायर एक्स की चाहिए तो इसको यहाँ लेके चले जाओ, तो फिर हमारे पास tan स्क्वायर एक्स को अगर मैं चाहूँ तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर हम sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये dx, अब अलग अलग हो जाएगा। अब तो आंसर भी आ गया होगा, इसका आंसर क्या है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स डॉट dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dx। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स क्या होगा, tan x, हमारे पास यहाँ पर tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होगा x और ये प्लस में c, और ये हमारे पास क्या हो गया, सिंपल था, सिंपल था ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में बेटा लिखा हुआ था इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स।
इसमें आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करो, कौन सी आइडेंटिटी तुम इसमें लगा सकते हो। तो अपन ने एक काम किया कि अपन एक काम करते हैं, आइडेंटिटी चलो बात की बात है, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, 2/cos² माइनस 3 sin x cos²x, और ये कोई दिक्कत नहीं इसमें, कहानी सभी को बराबर समझ में आ रही है ना, ठीक है। उसके बाद 2/cos²x, इसको 2 sec² बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। 3 sin x, यार ये जो cos²x था इसको cos(x)cos(x), भाई एक ही बात है, बात तो एक ही है ना, कोई टेंशन वाली बात तो इसमें है नहीं है। अब यहाँ पर लेकिन ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, जरा वो समझते हैं। हुआ क्या कि ऐसा करने से हमारा बेटा यहाँ काम चल गया, 3 sin x/cos x, ये कितना होता है 10x, ठीक है ना, और 1/cos x, ये कितना हो जाएगा sec x, तो ये हमारे पास sec x हो गया। अब तो मौसम बन गया सर, अब तो सर हम अकेले कर लेंगे, कर सकते हो ना आप, हाँ, इसके बाद तो अब कुछ बचा ही नहीं, उससे पहली समस्या आंसर करना क्या है, अब तो सब कुछ कर सकते हो, इसको अलग अलग कर लो बस। 2 को बाहर लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ sec²x dx, माइनस 3 को बाहर लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ 10x डॉट sec x, और ये dx, ठीक है ना। अब आगे देखो, 2 sec²x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, 2 10x, माइनस का साइन है 3, और इंटीग्रेशन ऑफ 10x sec x कितना होता है sec x, बगल में क्या छूट गया प्लस c, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 तक अगर हम देखें तो एक्सरसाइज 6.7.1 में इंटीग्रेशन में इतने ही क्वेश्चन थे 1 से लेकर 20 तक। अब इसके बाद तो एमसीक्यू जरूर है, वो और करते हैं। एमसीक्यू को हल्के मत लिया करो, कभी बच्चे क्या इसको बहुत नज़रअंदाज कर देते हैं, मेरे हिसाब से क्लास 11th और 12th में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्लास 11th और 12th के क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इनको मत छोड़ा करो कभी भी। क्वेश्चन नंबर 21, द एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव इज अ पर्यायवाची ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब हमसे वो इंटीग्रेशन पूछ रहा है ना, तो इंटीग्रेशन निकालना है इस चीज़ का, नॉर्मल सॉल्व करना पड़ेगा, नॉर्मल कैलकुलेशन है। अब रूट की वजह से तुम लोग हाय दैया चलाना स्टार्ट करो, सर इतना कठिन प्रश्न हम कैसे करेंगे, हमारे तो भैया रेंज से भी बाहर है, रेंज से बाहर नहीं है, तुम इस क्वेश्चन तक रेंज रोवर से पहुँचोगे, रुको जरा, कैसे करोगे। रूट एक्स लिखा है क्या नहीं लिखा, इसको आप x की पावर 1/2 बोल दोगे, और 1 नीचे भी यहाँ था x की पावर 1/2, और ये dx, ठीक है ना। फिर x की पावर 1/2 प्लस, इसको बेटा ऊपर लेके जाओ। मैंने बताऊँ एक बच्चा देखा था, इतना होशियार था, वो इसको काट देता था, बताओ क्यों, क्या सोच के काट रहा होगा वो, उसने देखा सर x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2, सर माइनस प्लस माइनस होता, काट दो। इतनी होशियारी मत दिखाना यार, आप लोगों से विनम्र निवेदन है मेरा, इतनी होशियारी मत दिखाना। अब इसमें हम इंटीग्रेशन का अलग अलग निकालेंगे, x की पावर 1/2 डॉट dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1/2 डॉट dx, यहाँ क्या होगा 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 प्लस फिर 1/2 अपॉन 1/2, 2 सबसे ऊपर चले जाएगा हमारे पास यहाँ पर, तो 2 जैसे ही ऊपर जाएगा तो हमारे पास 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 x की पावर 1/2 प्लस c, ऑप्शन चेक करो कोई है क्या ऐसा, 2/3 x 3/2 प्लस 2x, ऑप्शन सी इज करेक्ट, समझ में आ गया, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया सभी को, बहुत अच्छे समझ में आ गया ना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज के बाद हमारी पहली एक्सरसाइज इंटीग्रेशन ही खत्म हो जाएगी। इफ dy dx ऑफ fx इज इक्वल्स टू दिस, देखो dy बाय dx मतलब क्या होता था, अभी कुछ टाइम पहले जो पढ़ा था डिफरेंशिएशन, तो मुझसे बोला गया कि मेरे पास कोई फंक्शन होगा fx, उसका डिफरेंशिएशन मुझे ये दिया गया है, fx कोई फंक्शन था, मुझे नहीं पता कि ये फंक्शन क्या है, बट उसका डिफरेंशिएशन कितना दिया है मुझे, ये था, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया मुझसे, सच दैट अगर f2 इज इक्वल टू 0, f2 मतलब क्या होता है, जैसा आप लोगों ने बचपन में सीखा होगा, या आपके पास पॉलिनोमियल होता था px इज इक्वल टू 2x² प्लस 3, तो आपसे मैंने बोला p1, तो इसका मतलब क्या होता था, x की वैल्यू हमें क्या रखनी है 1 रखनी है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत किए होंगे छोटी क्लासेस में, तो हमसे बोला गया कि अगर हमारे पास f(2) मतलब फंक्शन जो भी कुछ होगा उसमें अगर मैं 2 पुट कर दूं x की जगह पर, क्योंकि फंक्शन हमें x के टर्म्स में डिफाइंड है ना, चेक करो x लिखा हुआ, x की जगह अगर 2 पुट करूंगा तो मुझे 0 मिलेगा, तो मुझसे पूछ रहा है फंक्शन क्या होगा। बच्चों के दिमाग की बत्ती तो बहुत जल्दी चल चुकी है, क्योंकि बच्चों ने सीख रखा है अच्छे से
आप लोगों ने सीख रखा है कि सर अगर हम डिफरेंशिएशन का जो भी आंसर होता है उसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्वेश्चन वापस मिल जाता है कि नहीं मिल जाता। भाई चैप्टर की स्टार्टिंग में तुम्हें क्या बताया था, ये बताया था कि बेटा हमारे पास कोई भी फंक्शन है, मान लो y या फिर fx, कुछ भी नाम दे दो, अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करें, अगर इसका हम क्या करें, डिफरेंशिएशन करें, तो हमारे पास जो आंसर आता है जिसको हम dy/dx या फिर और f' बोलते थे कि नहीं बोलते थे, इसको हम क्या बोलते थे, डेरिवेटिव। ये हमारे पास डेरिवेटिव निकल कर आता था। क्या निकल कर आता था, डेरिवेटिव। अगर हम इसी का इंटीग्रेशन कर दें, इसी का इंटीग्रेशन कर दें, इसको हम एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन, इसी को बोला जाता था, इंटीग्रेशन इसी को बोला जाता था। या अगर हम इस वाले एक चीज का जो डिफरेंशिएशन करने पर मिला उसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको लास्ट में वापस वही चीज मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, इसको इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। इसका एक नाम और होता है प्रिमिटिव भी बोला जाता है इसको, प्रिमिटिव इसका नाम है, प्रिमिटिव चेक कर लेना गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है। इसका नाम होता है, इतना काम का नहीं है, मैंने बता दिया तुम्हें, एक दिमाग में याद आया, स्ट्राइक किया तो बता दिया, इसको इंटीग्रल बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर हमें कभी डिफरेंशिएशन का आंसर दिया गया होगा, पूछा गया होगा कि भाई उसका पुराना वाला रूप बता दो, तो आप उसको सिंपली इंटीग्रेट करोगे। आप भी यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन करोगे कि नहीं करोगे, आंसर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम करना स्टार्ट करें इसको यहाँ से मैं हटाता हूँ पहले। हाँ, तो क्वेश्चन था बेटा मेरे पास, इंटीग्रेशन मुझे करना है किसका, 4x³ - 3x की पावर -4। पल्ले पड़ा, अरे मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, x/4 का आप ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर -4 ही बनेगा कि नहीं बनेगा, यही बनेगा यहाँ पर। अब आगे चेक करते हैं, 4 को बाहर निकाला, x³ का इंटीग्रेशन .dx, 3 को बाहर निकाला और ये dx। अब बेटा बताओ, 4x³ x4/-3, x की पावर, इसमें +1 करो, क्या बचेगा, -3, और अपॉन में जो ऊपर है वही सेम नीचे -3। 4 से 4 कट गया, 4 से 4 खत्म, यहाँ 3 से 3 खत्म, माइनस से माइनस भी खत्म, बचा क्या, x की पावर 4 प्लस x की पावर -3 मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लस c। ये हमारे पास इंटीग्रेशन का आंसर हो गया। हाँ, नहीं अभी सही नहीं है, अभी सही नहीं है, बचा हुआ है, मैं तुम बताता हूँ क्यों बचा हुआ है। हमें इसमें कांस्टेंट वैल्यू तो पता ही नहीं है अभी, जबकि जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन जो हमें दिए गए हैं, उन ऑप्शन के हिसाब से तो बेटा हमारे पास इसमें कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं है। अब जैसे अभी उसने बोल दिया सर इसका ऑप्शन सी सही है, बेटा ऑप्शन सी किस हिसाब से सही बोला, x4 + 1/x³ तो सब में मिल रहा है, देखो। तुम तो बेटा भविष्यवाणी कर रहे हो, कुछ के अंदर कांस्टेंट प्लस का भी तो होगा, तो यहाँ प्लस भी तो है, कांस्टेंट तो हमें पता ही नहीं होता, माइनस है कि प्लस में सॉल्व करने पर मालूम पड़ता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में F2 भी जो दिया है, बेचारा गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है वो, सर मुझे भी तो इस्तेमाल कर लो, उसको इस्तेमाल करते हैं बेचारे को अपन। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर F2 की वैल्यू क्या लेंगे, मतलब इस फंक्शन में सुनो, मैं क्या करूंगा, यहाँ मैंने लिखा पुट x = 2, तो समझना ध्यान से। तो क्वेश्चन में F2 कितना दिया गया था, तो देयरफॉर F2 इस पूरे में 2 लग दो x की जगह पर, तो 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस c = 0, ठीक है। तो हमारे पास 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 16, और ये 1/8 प्लस c = 0। इन दोनों गरीबों को मान लेता हूँ, तो हमारे पास c = -16 - 1/8, नीचे कुछ नहीं, 1 मान लोगे, एलसीएम लोगे 8 आएगा, और 8 का 16 से गुणा करोगे तो कितना आने वाला है, वही मैं सोच रहा हूँ, बड़ी स्पीड में तुम लोगों ने 128 बोल दिया। 128 माइनस का आएगा कि नहीं आएगा, बड़ी असीम शक्तियाँ हैं तुम्हारे पास। c = -129/8, तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ गई, तो आंसर तो यही था बट इसमें c नहीं था, अब c कितना आ गया, तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर आने वाला है वो x4 + 1/x³ और -129/8। ये डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल है, और ये इनडेफिनेट इंटीग्रल, दोनों में फर्क समझ लो एक बार। ये अनिश्चित है, हमें इसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं पता, क्यों, क्योंकि दिस इज अननोन टर्म, बट दिस टाइम दिस इज नोन ना, तो इस वजह से हमारे पास ये क्या हो गया, डेफिनेट और वो इनडेफिनेट। क्लियर हो गया, समझ में आ गया अच्छे से। और इसी के साथ एक्सरसाइज 7.1 स्वाहा छापना स्टार्ट करो, ठीक है।